Hello, Namaskar, good morning, everyone. I am Ojas Shankar from HIS, and today I am back with the analysis of the Hindu newspaper of 4th of June 2024. तो आज जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे लोकसभा इलेक्शंस की काउंटिंग चल रही है। आज डिसाइड हो जाएगा कि आज भारत में प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं। वैसे तो पहले से भी डिसाइडेड ही था एग्जिट पोल्स के आने के बाद, बट आज ऑफिशियल रिजल्ट्स आ जाएंगे। ओके, तो कल हम लोग उस बात पे डिस्कशन करेंगे कि नई गवर्नमेंट जो आ रही है उसकी पॉलिसीज कैसी हैं, कैसी होनी चाहिए। ठीक है। आज मैंने कुछ आर्टिकल्स को हिंदू न्यूज़पेपर से फाइंड आउट किया है, और अभी देखेंगे कि कैसे उन आर्टिकल्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं, जिन इंफॉर्मेशंस की मदद से हम प्रीलिम्स या मेंस एग्जामिनेशन में एक्सेल कर सकते हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल है कि व्हाट्स मिसिंग इन द डिजास्टर डेटाबेस, कि डिजास्टर डेटाबेस में क्या कमियां हैं, किस तरीके से निकाला जाता है, वो कुछ कुछ बात यहाँ पे है। दूसरा, बेंगलुरु में रिकॉर्ड रेनफॉल हुआ है। अब आप सोचोगे कि मैंने ये आर्टिकल क्यों लिया है। यह आर्टिकल मैंने कुछ एनालिसिस शो करने के लिए लिया है, जो मैं आपको बताऊंगा। तीसरा, सेंसेक्स और निफ्टी बहुत ऊपरी, मतलब एक बूम पे है, बढ़ रहा है। उससे क्या फायदा है, और सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और ग्लोबल एयरलाइंस का रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड तरीके से 1 ट्रिलियन हो जाएगा 2024 में। ऐसा कहना है आईएटीए का। आईएटीए क्या है और ये ऐसा क्यों कह रहा है, इस बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट आर्टिकल, मेक्सिको में फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। तो वो मेक्सिको कहाँ पे है, वहाँ की वुमेन प्रेसिडेंट जो बनी है वो कौन है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, चलिए पहला आर्टिकल, व्हाट्स मिसिंग इन डिजास्टर डेटाबेस। सबसे पहली चीज, डिजास्टर। डिजास्टर क्या होता है? हम्म डिजास्टर मतलब कोई भी आपदा। आपदा जैसे कोई ऐसा इशू जो नेचुरल हो या मैनमेड हो, दोनों तरीके का होता है। नेचुरल भी होता है, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये नेचुरल हो गया। बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ये मैनमेड है। ऐसा तो नहीं है ना कि नेचर बॉम्ब ब्लास्ट करा रही हो कहीं पे, वो तो कुछ लोग हैं जो करते हैं, वो मैनमेड हो जाता है। ठीक है। अब उसमें मिसिंग क्या है, ऐसी प्रॉब्लम क्या आ रही है नेचुरल डिजास्टर के डेटाबेस, उसको सही से हम लोग ट्रैक क्यों नहीं कर पा। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, एफएओ, यूनाइटेड नेशंस का, आपने नाम सुना होगा, जरूर सुना होगा। एफएओ का कहना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप कहीं पे लिख के रख लीजिए। एफएओ का कहना है कि वर्ल्ड वाइड देयर इज एन इंक्रीज इन द इवेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, की एक इंक्रीज है। और कैसा इंक्रीज है कि पहले एवरी ईयर देयर वर 100 इवेंट्स ऑफ डिजास्टर इन 1970s। 1970 में 100 इवेंट हुआ करते थे डिजास्टर के, एंड अब 400 पर ईयर हो रहे हैं पिछले 20 सालों में। मतलब जो 1970 में 100 इवेंट हुआ करते थे वो 4 गुना बढ़ चुका है। सोच रहे हो कितना ज्यादा डिजास्टर बढ़ा है, और इसमें मोस्टली नेचुरल डिजास्टर ही बढ़ा। यहाँ पे इस आर्टिकल में फोकस जो है वो नेचुरल डिजास्टर के ऊपर ही है। मैन मेड डिजास्टर, ह्यूमन मेड डिजास्टर, एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर के ऊपर नहीं है। ओके। और क्या है कि पैटर्न क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे इंक्रीज रेजिलियंस है, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स, स्मॉलर इवेंट विथ लेस डैमेज और फर्टिलिटीज आर मिसिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। ये सारी चीजें मिसिंग हैं। अब देखिए, ये हमारे लिए ये डिजास्टर इम्पोर्टेंट क्यों है। डिजास्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे जीएस 3 में तो आता ही आता है। ठीक है। हमारी लाइफ भी इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्टेड है। इसको आपको सिर्फ एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से चीजों को नहीं देखना है, इसको एप्लीकेशन भी समझिए इसका। इसका एप्लीकेशन है कि भाई आपकी लाइफ इससे इम्पैक्टेड है। कल को हम ब्यूरोक्रेट बनेंगे, वहां पे भी हमें डिजास्टर मैनेजमेंट से हर समय डील करना पड़ सकता है। अलग अलग तरीके के डिजास्टर, कभी फ्लड हो सकता है, कभी ड्रॉट हो सकता है, कभी अर्थक्वेक हो सकता है।
आपको डील करना है, हमें डील करना है इस चीज से, तो ये हमें जानना होगा ना कि डील करने से पहले कि ये होता क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसके मिटिगेशन प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं, डिजास्टर से रिलेटेड हम लोग और कौन से स्टेप्स उठा सकते हैं, इन सारी चीजों का पता हमें होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मतलब ये जो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ्स बनाए हुए हैं, ये ग्राफ दिखा रहा है कि किस तरीके से डिजास्टर इंक्रीज हुआ, ये डिजास्टर कैसे इंक्रीज हुआ है। और ये जो सेकंड ग्राफ है ये दिखा रहा है कि बड़ा डिजास्टर कितना इंक्रीज हुआ है, छोटे डिजास्टर कितने इंक्रीज हुए हैं, मीडियम डिजास्टर कितने हैं। तो छोटा डिजास्टर या स्मॉल डिजास्टर किसको माना गया है, वैसे डिजास्टर जहाँ पे 100 लोगों 200 लोगों से कम लोगों की डेथ हुई है। ठीक है। तो यहाँ क्या लिख रहा है कि द ट्रेंड फॉर स्मॉल इवेंट्स विथ फ्यूअर देन 200 डेथ्स इंक्रीज्ड ग्रेटली इन 1980 एंड 1990s। 1980s 1990s से ये वाला ट्रेंड बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, जो कि पहले नहीं था। अब देखिए यहाँ पे आपको लग रहा हो कि 200 लोग मर रहे हैं और इसको छोटा डिजास्टर कहा जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि जब बड़ा कोई ऐसा इवेंट नेचर का होता है ना, तो हम लोग जो है नेचर के सामने कीड़े मकोड़े हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान कोई अलग है। जो वैल्यू इस पृथ्वी पे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है, वही वैल्यू एक एनिमल का है, वही वैल्यू एक प्लांट का है, और सेम वैल्यू एक ह्यूमन का भी। तो जैसे वो लोग सफर करते हैं ना, वैसे ही हम भी सफर करेंगे नेचर की नजरों में। क्योंकि हम लोग डिस्क्रिमिनेटरी हो सकते हैं, नेचर डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होती। ठीक है। अगर फ्लड आ रहा है तो अमीर के लिए भी आएगा, गरीब के लिए भी आएगा, जानवरों के लिए भी आएगा। तो हाँ, ये हम लोगों के पास क्या अलग है जानवरों से, या जो हमारे पास पैसे हैं वो क्या डिफरेंस ला सकते हैं, कि आप उसकी मदद से एक रेजिलियंस क्रिएट कर पाओ। रेजिलियंस क्या क्या फैसिलिटीज डेवलप कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लड आया अगर, ठीक है, या अर्थक्वेक अगर आया, आपको पता है कि ये चीजें होती हैं, तो आप अर्थक्वेक रेजिलियंट बिल्डिंग्स बना सकते हो। आप घर के आसपास एक खुला पार्क बना सकते हो। आप अपने बेड को, एक अर्थक्वेक रेजिलियंट बेड भी आता है, मैंने सुना है कि मतलब कोई एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ज्यादा अगर शेक होगा तो वो आपको अंदर ले लेता है और बेड में आप पैक हो सकते हैं। ऐसी कुछ चीजें मैंने सुनी है। तो ये चीजें आप कर सकते हो, उसको आप कम कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप अर्थक्वेक आ रहे हैं तो आप अर्थक्वेक को रोक दो, या फिर कोई इंसान उससे अफेक्टेड होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है। यही चीज यहाँ पे कही गई। और क्या है, बहुत सारे ऐसे नेचुरल डिजास्टर पहले हुआ करते थे जिनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग भी नहीं। तो अभी ट्रेंड बढ़ता हुआ इसलिए भी नजर आ रहा होगा क्योंकि रिपोर्टिंग बढ़ी, जो कि सच्चाई है। पहले डेटा कलेक्ट करने का इतना ज्यादा साधन नहीं था। और क्या है कि 40% ऑफ डिजास्टर्स बिटवीन 1990 एंड 2020 डिड नॉट हैव एस्टिमेटेड मॉनेटरी डैमेजेस। इस बीच में बहुत सारे डिजास्टर, ऑलमोस्ट 40% डिजास्टर, कोई मॉनेटरी लॉस उसके चलते ज्यादा नहीं हुआ। ऐसे डिजास्टर होंगे छोटे मोटे जिनके चलते कोई बहुत, एक छोटा सा मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा नहीं है, तो उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा। एक आधा दीवार कहीं पे गिर गया होगा, कोई पुरानी दीवार गिर गई होगी, किसी को कोई जान माल का खतरा नहीं हुआ होगा, हो सकता है। और क्या है कि 2000 से 2019 तक 13% ऑफ डिजास्टर इन अफ्रीका एंड 23% इन साउथ एशिया रिपोर्टेड एनी इकोनॉमिक लॉस, मतलब उसमें थोड़ा बहुत कोई इकोनॉमिक लॉस हो गया, बोल रहे हैं, ये वाली चीजें। और हीट वेव्स की जहां तक बात है, तो जितना भी टोटल हीट वेव चला है उसमें से 50%, ओवर हाफ ऑफ द हीट वेव कहाँ से रिपोर्ट हुआ है, जापान, इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, फ्रांस, बेल्जियम, यूके, स्पेन और जर्मनी। इतने ही देश जो है वो 50% हीट वेव को रिपोर्ट कर रहे हैं, बाकी जगहों पे इतना ज्यादा हीट वेव नहीं चल रहा है, या फिर वहां से रिपोर्टिंग नहीं आ रही है, जो भी चीज है। ठीक है। यही बात यहाँ पे है। अब इससे हम लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, कि डिजास्टर जो है हर समय घातक हो ऐसा जरूरी भी नहीं है।
डिजास्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे पहले तो आप डिजास्टर आने से भी रोका जा सकता है कुछ केसेस में, फॉर एग्जांपल फ्लड्स जैसे केसेस, इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। एक हद तक इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ डिजास्टर्स को रोक पाना हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग एक्ट कर सकते हैं, हमारा रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो चीज़ों को कम कर सकता है। मतलब अगर हम प्रॉपर वे में रिस्पॉन्सिव रहें तो हम लोग उसको, उसकी आफ्टर इफेक्ट को कम कर सकते हैं। ये दो चीज़ें हैं और यही जो जो बात है वो इस आर्टिकल में बताई गई। ओके, आपको यहाँ से जो भी डेटा थे एफएओ का जो ये रिपोर्ट है इन सबको आपको ध्यान में रखना। सेकंड, 111.1 मीटर ऑफ रेनफॉल शैटर्स 133 133 ईयर रिकॉर्ड इन बेंगलुरु। भारत के एक मोस्ट डेवलप्ड शहर में जिसका नाम बेंगलुरु है, 111.1 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ जिसके चलते शहर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट रेनफॉल ऑन अ सिंगल डे इन जून इन द सिटी। आज तक इतनी बारिश एक दिन में हुई ही नहीं थी और इसके चलते एक ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन हुआ है। बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आई होगी, वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम से लेके वहाँ के रोड्स में हर चीज़ में प्रॉब्लम आई होगी इसके थ्रू। जबकि सिविक बॉडी का कहना था कि वो लोग मानसून के लिए प्रिपेयर्ड है। देखिए, ये दोनों पिछले आर्टिकल को और इस आर्टिकल को आप जोड़ के देखिए। हमने क्या प्रिपेयर किया था कि हम लोग, जो वहाँ का एवरेज रेनफॉल है 74 मिलीमीटर, 74 मिलीमीटर तक बारिश होगी तो हम लोग उसको झेल लेंगे। बहुत हुआ तो 100 मिलीमीटर तक बारिश होगी, हम लोग उसको भी झेल लेंगे। अब सिंगल डे में 111.1 मिलीमीटर रेनफॉल हो जाएगा, ये चीज वहां की सिविक बॉडी ने सोचा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आज से कितना हुआ ही नहीं था, और जब हुआ ही नहीं था तो यार सोचने के का कोई लॉजिक बन नहीं रहा था। लोगों ने सोचा भी नहीं, जब नहीं सोचा तो भाई बारिश हुई। अब ये बारिश हुई क्यों? आईएमडी ने, जो हमारी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसने बहुत पहले से कहना स्टार्ट कर दिया था कि इस बार एबव एवरेज जो है वो मॉनसून रहेगा। मैंने कई बार बताया है आप। अब जब एबव एवरेज मॉनसून रहेगा, और एक चीज और बताई थी आईएमडी ने कि जरूरी नहीं है कि एक पैटर्न में रहे। मतलब कम दिन में ज्यादा बारिश हो सकती है, इसकी संभावना भी बताई गई थी। रेनफॉल पैटर्न जो है वो इवन नहीं हो, और ये जो है ना, ये अनइवननेस ये नुकसानदायक है। जैसा बेंगलुरु में हुआ कि एक दिन में इतनी ज्यादा बारिश हो गई जिसको संभाल पाना वहाँ की सिविक बॉडीज के लिए मुश्किल पड़ गया। ये चीज भारत के बाकी पार्ट्स में भी हो सकती है। इससे पहले 101.6 मिलीमीटर की बारिश हुई थी 1891 में। ठीक है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे 111.1 की हुई है, जबकि वहाँ का एवरेज जो है वो 70 पे है। अब ये प्रॉब्लम तो आएगी ही, क्योंकि आईएमडी ने पहले भी कहा था क्लाइमेट चेंज का ऐसा इशू है। इस इशू को हम लोग जितना ज्यादा इग्नोर करके चलेंगे उतना ज्यादा ये हमें आगे ना कर इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। हम लोग इस चीज को रोक नहीं सकते। ठीक है, अगर हमें कुछ करना होगा तो हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना होगा। हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना होगा, पेरिस डील पे एक्शन लेना होगा प्रॉपर वे में। तब जाके ये चीजें थमेंगी, तब जाके ये चीजों को हम लोग सच में मिनिमाइज कर पाए। नहीं तो अब जैसे देखिए, यहाँ पे तो खेती कम है बेंगलोर में, बट उसके आसपास इलाकों में तो खेती होती होगी ना। वहाँ के फार्मर्स की कंडीशन क्या हुई होगी, आप एक बार ये सोच के देखो। अगर यही चीज, जरूरत से ज्यादा बारिश यूपी में हो जाए, महाराष्ट्र में हो जाए, बिहार में हो जाए, यहाँ के जो रेनफेड किसान हैं, जो रेनफेड क्रॉप्स हैं, उनके लिए फायदा नहीं नुकसान हो जाएगा। क्योंकि बारिश उसको एक ही दिन नहीं चाहिए इतनी ज्यादा। आपको एक ही दिन में एक हफ्ते का कोई खाना खिला दे तो आपका पेट तो खराब होगा ही ना। वही इशू यहाँ भी है, इसको भी नहीं चाहिए उस तरीके से। एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए था जो कि
नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल। ठीक है, अगला आर्टिकल है, सेंसेक्स एंड निफ्टी हिट ऑल टाइम हाई ओवर एग्जिट पोल्स प्रिडिक्शन। क्या है भाई, एग्जिट पोल में क्या दिखाया गया? एनडीए लेड, एनडीए की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट जो है, वो इलेक्शंस जीत रही है। ठीक है, एनडीए जो है हमारी, बीजेपी प्लस, अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। और इस चीज के चलते सेंसेक्स और निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चले। अब आप सोचोगे कि इलेक्शन के चलते ये सेंसेक्स निफ्टी क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है, कहीं पे भी ना इन्वेस्टमेंट आती तभी है जब वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। और इन्होंने इन्वेस्टर्स ने देखा कि यहाँ पे भाई एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बन रही है भारत में। पिछले 10 सालों से एक गवर्नमेंट चल रही है, और गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज हैं, जिसके चलते बिजनेसेस का ग्रोथ अच्छा हुआ है भारत में। ऑलमोस्ट 9% से हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे देख के इन्वेस्टर्स ने भारत में पैसे लगाने स्टार्ट किए हैं, और पैसे लगाए गए सेंसेक्स में और निफ्टी में। अब आप सोचोगे कि सेंसेक्स निफ्टी में पैसे लगाए गए, हम लोग हमेशा सेंसेक्स निफ्टी सुनते रहते, ये दोनों हैं क्या? सेंसेक्स क्या है, पहले ये समझते हैं। सेंसेक्स जो है ना, सेंसेक्स इज अ काइंड ऑफ बास्केट, सिंपल वर्ड्स में समझो। एक बास्केट है जिसमें टॉप 30 कंपनीज के शेयर। अब ये कंपनीज को बहुत सारे बेसिस पे चुना जाता है, क्योंकि मार्केट परफॉर्मेंस कैसा है, मार्केट कवरेज कैसा है, और बहुत सारी और भी अदर चीजें, इन्वेस्टमेंट और ये सब देखा जाता है। उस बेसिस पे ये 30 कंपनीज के शेयर्स को चुन के एक बास्केट में डाल दिया जाता है। और ये ऐसा है ना कि अगर इन 30 कंपनी के शेयर बढ़ेंगे तो एक इंडिकेटर माना जाएगा कि पूरे ओवरऑल इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा है। और ये कहाँ पे बताया जाता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो बीएसई है। अगर आपने स्कैम 1992 फर्स्ट पार्ट देखी होगी तो वहां पे उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन। ये हो गया आपका सेंसेक्स। और भाई निफ्टी क्या है? निफ्ट तो सुना था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। निफ्टी क्या है? निफ्टी जो है सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है सेंसेक्स का। यहाँ पे 50 कंपनियों का एक बास्केट बना, और सेम इन 50 कंपनियों में ग्रोथ हो रहा है तो ओवरऑल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ हो रहा है, ये चीज मानी जाती है। ठीक है, यही था यहाँ पे सेंसेक्स के बारे में भी और निफ्टी के बारे में भी। क्यों? अब इसका इंडिकेटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका इंडिकेटर इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में जब एफडीआई आएगा, एफआईआई आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा हमारे देश में, तो हमारे यहाँ पे इकोनॉमी बूम करेगी, जॉब जनरेशन बढ़ेगा। जब जॉब जनरेशन हमारे यहाँ पे बढ़ेगा तो लोगों के हाथों में पैसे आएंगे। जब लोगों के हाथों में पैसे आएंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी तो लोग सामान ज्यादा खरीद पाएंगे। जब सामान ज्यादा खरीदेंगे तो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट बनेगा। मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट जितना ज्यादा होगा इकोनॉमी के लिए उतना बेहतर होगा। ये यहाँ पे वही एक वर्चुअस साइकिल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और कंपनीज को जब प्रॉफिट होगा, कंपनीज के पास जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा ज्यादा है, वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी ज्यादा दे सकती है। समझ रहे हो? तो ये चीज है, यही चीज यहाँ पे बताई गई। अब यहाँ पे बहुत सारा डेटा दिया गया है कि एनटीपीसी 9.21% से बढ़ा, एसबीआई 9.12% से बढ़ा। इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करते होगे तो आपको वैसे भी पता होगा, और नहीं करते होगे तो जानने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डाटा यूपीएससी नहीं पूछने जा रही है। यूपीएससी अगर आपसे मैक्सिमम कुछ पूछेगी यहाँ से तो सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में पूछ सकती है। और मेंस में क्वेश्चन ये आ सकता है कि इकोनॉमी पे पॉलिटिकल या फिर सोशल इश्यूज में भी आ सकता है कि इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन। वहां पे आप ये बता सकते हो सेंसेक्स और निफ्टी किस तरीके से स्टेबलाइज डीस्टेबलाइज होता है
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी के, या तो ये क्वेश्चन इकोनॉमी में या पॉलिटी में एक दूसरे से रिलेट करके पूछा जा सकता है। और नहीं भी पूछा गया है, इसके आसपास की भी कोई चीज है, तो आप ये अगर रिलेट करके लिखोगे तो एक अच्छा पॉइंट बनेगा आपको। ठीक है, ये चीज है आपका इस आर्टिकल में। चलिए, अब नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, कि ग्लोबल एयरलाइंस जो है उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड 1 ट्रिलियन तक जा सकता है, ऐसा कहना है आईएटीए का। मतलब ग्लोबली जितनी भी एयरलाइंस कंपनीज हैं उन सब का मिला के 1 ट्रिलियन हो सकता है। और ये कहना है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, आईएटीए का। क्यों? क्योंकि देखिए, कोविड के टाइम पे, जो कोविड पैंडेमिक हुआ था, इस समय पे सबसे ज्यादा मार खाया था हॉस्पिटलिटी सेक्टर और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, उसमें भी एयरलाइंस। क्योंकि सब जगह की फ्लाइट्स ही बंद हो गई थी, इन लोगों को तो नुकसान हुआ उस समय बहुत तगड़ा वाला। अब जब ये चीज हुई तो उसके बाद रिकवर करने में काफी टाइम लगा। और अभी वैसा स्थिति है कि एविएशन हैज रिकवर्ड फ्रॉम पैंडेमिक एंड इज ग्रोइंग प्रॉफिटेबली। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएटीए विली ब्लॉश कह रहे हैं। जब हम लोग ग्रोथ कर गए हैं, और 1 ट्रिलियन 2024 में होने की संभावना है, जिसमें नेट प्रॉफिट जो है वो 30.5 बिलियन का होगा। रेवेन्यू जो है वो हमारा लगेगा, टोटल मिला के जो टर्नओवर होगा वो 1 ट्रिलियन का होगा। और प्रॉफिट जो होगा कंपनीज को कुल मिला के वो 30.5 बिलियन का। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि एक फ्लाइट टिकट पे 3% मार्जिन ही मिलता है, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट। बाकी पैसे फ्लाइट मेंटेनेंस, स्टाफ की सैलरी और फ्यूल और बाकी चीजों में लग जाते। यही इनका कहना है। इस हिसाब से हमारा जो एविएशन सेक्टर है होम पे ये भी ग्रो कर रहा है। मतलब इट इज अ पॉजिटिव इंडिकेटर। एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। और लास्ट आर्टिकल क्या है? क्लॉडिया सेलिनबन, शायद इनका यही नाम, मैं सिर्फ क्लॉडिया कहूंगा, आगे वाला मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। क्लॉडिया जो है, इन्होंने मेक्सिको की ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको क्लॉडिया जो है वो इलेक्ट हुई है। अब क्लॉडिया के बारे में जान लीजिए कि ये एक लेफ्टिस्ट लीडर है, मतलब काइंड ऑफ कम्युनिस्ट टाइप की लीडर है, जिनको 58 से 60% के बीच में वोट शेयर मिला है। और इनके जो राइवल थे उनको 26 से 28% के बीच में वोट शेयर मिला है। मीन्स शी हैज अ ग्रेट विक्ट्री इन हर कंट्री। ओके। और ये एक बहुत बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि मेक्सिको जैसा देश, जो एक मेल डोमिनेटेड कंट्री है, काइंड ऑफ लैटिन अमेरिका, मतलब अमेरिका के जस्ट नीचे है वो देश, और एक तरीके से ना उसको उतनी डेवलपमेंट वहां पे नहीं। और वहां जैसे देश में एक लेडी प्रेसिडेंट का जीतना, इट इज अ ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट। और सबसे बड़ी बात थी कि जो इनकी अपोनेंट थी वो भी एक लेडी थी। और इनका एक कहना है कि ये आवर मदर्स, आवर डॉटर्स, आवर ग्रैंड डॉटर्स, वी ऑल अराइव विथ आवर हीरोइंस हु गेव अस आवर होमलैंड। अब आप देखिए इन स्टेटमेंट से क्या पता चलता है। मोदी जी का भी आप भाषण सुनेंगे तो वो भी एक बात कहते हैं, माताओं बहनों। मतलब अब एक नया कास्ट, एक नई क्रीड, एक नया रेस इमर्ज होके आ रहा है पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में। और वो नई क्रीड है विमेन। वुमेन जो है वो एक नई क्रीड बन के आ रही है। ये कोई जैसे अगर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, रीजन बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, ये पॉलिटिक्स जो है ना वुमेन, ये इन सबसे अलग एक नया पॉलिटिक्स बन के बाहर आ रही। ये किसी भी कास्ट की हो सकती है, किसी भी रिलीजन की हो सकती है, बट आज की विमेन विमेन इश्यूज पे वोट डाल रही है। अभी भारत में मैंने देखा बहुत सारे न्यूज चैनल्स की रिपोर्ट में, और बहुत ऐसे आमतौर पे देखने को भी मुझे मिला कि जो हस्बैंड है
वो जाके वोट डाल रहा है किसी अपनी XYZ पार्टी को, जिस पार्टी से भी वो जुड़ा हुआ है। बट जो उसकी वाइफ है, वो कह रही है कि मैं उसी पार्टी को वोट दूंगी जिसने मुझे घर दिया है, जिसने मुझे LPG कनेक्शन दिया है, जिसके चलते घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जिसके चलते मुझे लोन मिला है। इन पॉइंट्स पे वो सोच रही है। समझ रहे हो आप? इन पॉइंट्स पे वो सोच रही है। दैट मीन्स ये एक नया क्लास इमर्ज हो रहा है, विच इज अ ग्रेट थिंग। कि अब वुमेन के अंडर अवेयरनेस है कि उनको जहाँ कह दिया जाए वो वहां जाके वोट नहीं देंगी, वो अब अपने नीड्स के अकॉर्डिंग वोट देंगी। एंड दिस इज अ ग्रेट। ओके। और देख लीजिए, ये मेक्सिको है कहाँ पे? यहाँ है आपका यूनाइटेड स्टेट्स। जस्ट वहीं से बॉर्डर लगते हुए ये नीचे मेक्सिको है। उसके नीचे ये ग्वाटेमाला, बेलीज और ये सारे हॉन्डुरस और सारे देश आ जाते हैं। और यही वाला जो देश है ये है मेक्सिको। ओके। इसके इस साइड में गल्फ ऑफ मेक्सिको है, इस साइड में पैसिफिक ओशियन है। यही इसका रफ मैप। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज डिस्कशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। जैसा भी लगा हो फीडबैक में बता सकते हैं आप। फिर कल के डिस्कशन के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। साइनिंग आउट, ओजस शंकर।